उत्तर भारत के अधिकतर लोग जब तमिलनाडु के बारे में सोचते हैं तो उन्हें सब कुछ हिंदू याद आता है। उन्हें दिखते हैं टेम्पल्स, रामेश्वरम से लेकर के मीनाक्षी के टेम्पल्स, यहाँ तक कि उस स्टेट के स्टेट एम्बलम में भी एक टेम्पल है। उन्हें दिखते हैं ऐसे लोग जिनने विभूति लगाई हुई होती है या टीका लगाया हुआ होता है, और उन्हें लगता है कि इस राज्य में तो हिंदुइज्म काफी स्ट्रांग है। और इसीलिए उनको शौक हुआ होगा जब रिसेंटली उदयनिधि स्टालिन, जो कि स्टालिन तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बेटे ने एक बयान दिया कि हमें सनातन धर्म को खत्म करने के लिए, सनातन धर्म के उच्छेद के लिए प्रयास करने चाहिए। तो ये उन्होंने कहा था एक कॉन्फ्रेंस में, सनातन धर्म इराडिकेशन कॉन्फ्रेंस, वहां बहुत सालों से होती रही है। इस साल भी हुई थी, उदयनिधि वहां पे गए थे। देखिए क्या कहा। சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். अब इस बात को सपोर्ट मिला कांग्रेस से, जिसके बहुत सारे लीडर्स ने समय समय पे ये बातें कही हैं। पी चिदम्बरम ने पहले कहा है, अभी हाल में प्रियंक खड़गे ने कहा है, और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी इस तरह की बातें करते रहते हैं। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है। उत्तर भारतीयों के लिए ये सोशल मीडिया का जमाना है, इतने सारे चैनल्स हो चुके हैं न्यूज से लेकर यूट्यूब पे, कि उन्हें लगता है कि ये नई बात हो गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नया नहीं है। स्टालिन यानी जो उदयनिधि के पिता हैं, उसके पहले करुणानिधि जो उदयनिधि के दादा हैं, और उसके भी पहले रामास्वामी नायकर, जहां से ये कहानी शुरू हुई, पिछले 100 सालों से यही बातें कहते आ रहे हैं। सिंस एटलीस्ट 1925 दे हैव बीन सेइंग लाइक दिस। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि पिछले 100 सालों में द्रविडियन मूवमेंट किस तरीके से चला, किस तरीके से उसमें स्प्लिट्स हुए, उसकी मेन डिमांड्स क्या है, और क्या वो एंटी हिंदू है। तो पहली चीज, तमिल सब नेशनलिज्म के कुछ एलिमेंट्स हैं जो हम लोगों को ज्यादातर देखने के लिए साधारण जीवन में भी दिख जाते हैं। पहली चीज, तमिल लैंग्वेज और तमिल आइडेंटिटी को लेके उनका बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना। दे आर वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर आइडेंटिटी एंड देयर लैंग्वेज। वो इस बात पे बहुत इंसिस्ट करेंगे कि तमिल इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज नॉट ओनली इन इंडिया, इन द वर्ल्ड। सच इसमें कुछ भी नहीं है, नॉट इवन इन इंडिया इट इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, as you all know who are preparing for UPSC and PCS, but उनका insistence है। Similarly, Tamil identity is something special and something different than entire India, which is also not very true. What is true is their dislike for Brahmins and dislike for what they call Aryan influences, that is northern influences, Hindi, संस्कृत, हिंदुइज्म। इसको लेकर के बहुत सारे स्पेशली तमिल पॉलिटिशियंस अगेंस्ट में रहते हैं। फिर भी एक चीज जो देखी गई है कि हिंदुइज्म विदाउट ब्राह्मण्स दे आर कंफर्टेबल विद। आपने देखा होगा अभी हाल में ही प्राइम मिनिस्टर ने जब तमिलनाडु के मठों से लोगों को बुलाया था कि सेंगोल को नई पार्लियामेंट में स्टैब्लिश करने के लिए, उन मठों से जो साधु सन्यासी आए थे वो ब्राह्मण्स नहीं थे। जनरली वैसे तो साधु सन्यासियों की कोई जाति नहीं होती, बट तमिलनाडु में देर आर शैव मठास, शैवाइट मठ है वहां पे, जिनके जो हेड्स हैं वो नॉन ब्राह्मण कम्युनिटीज से, जनरली ओबीसी कम्युनिटीज से आते हैं। तो उस तरह की कम्युनिटीज को, उस तरह की हिंदू कम्युनिटीज को वो अगेंस्ट में होकर भी दे सॉर्ट ऑफ टॉलरेट। दे आर नॉट टोटली अगेंस्ट, दे आर नॉट टोटली फॉर देयर इराडिकेशन। तो इस कंटेक्स्ट में हमें चीजों को समझना है। सबसे पहले एक थ्योरी समझ लो, लेमुरिया थ्योरी। बहुत ही हंसी मजाक वाली थ्योरी है। हुआ क्या, और ये थ्योरी सब जगह डिस्कार्ड हो चुकी है। ज्योग्राफी में कोई इसकी बात नहीं करता, सोशियोलॉजी में, किसी भी मॉडर्न सोशल साइंस या साइंस में कोई भी लेमोरिया को कोई भाव नहीं देता, एक्सेप्ट सर्टेन तमिल पब्लिकेशंस। कुछ लोग इसको तमिलनाडु में आज भी मानते हैं। उनका मानना यह है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक कॉन्टिनेंट था जो अब सबमर्ज्ड हो गया। वैसे ही जैसे अटलांटिस था कभी, लोगों का मानना है, वैसे ही इसको ये बोलते हैं लेमुरिया नाम का कॉन्टिनेंट था। एक्चुअली में 19th सेंचुरी में किसी ने ऐसी बात बोल दी थी, किसी अंग्रेज ने, और इंडिया में कुछ लोगों ने उसको पुराने जो पुराण थे उसमें पढ़ा कि भाई एक ऐसी जगह का नाम लिखा हुआ है कुमारी खंडम। तो कुमारी खंडम में एक्चुअली कन्याकुमारी के आसपास का एरिया था। तो उन्होंने बोला कि ये कुमारी खंडम या कुमारी कंदम, वो खंडम नहीं बोल पाते, कंडम बोलते हैं, कुमारी कंडम। तो ये कुमारी कंडम जो है ये लेमुरिया है, जो कि पुराणों में लिखा हुआ है, दैट इज द एंशिएंट होमलैंड ऑफ तमिल्स।
यानी एक टकराव पैदा हुआ कि तमिल्स साउथ से आए, ऑस्ट्रेलिया की तरफ में कॉन्टिनेंट था वहां से आए, आर्यंस नॉर्थ से आए, और इन दोनों का आपस में कुछ लड़ाई हुई। ऐसी कुछ थ्योरी उन्होंने दे रखी है, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। देयर इज अ 0% ट्रुथ इन दिस थ्योरी। हुआ क्या था कि AASI, जो आज की डेट में जेनेटिक एविडेंस बोलता है, एंशियंट साउथ इंडियंस, ठीक है, AASI, एंशियंट एंसेस्ट्रल साउथ इंडियंस, दे केम ऑल्सो केम फ्रॉम अफ्रीका। एंशियंट एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियंस, AANI, दे ऑल्सो केम फ्रॉम अफ्रीका। वो आए और उसी रास्ते से आए, नॉर्थ वेस्ट इंडिया से आए। ये थोड़े पहले आ गए तो साउथ में चले गए, वो थोड़े बाद में आए तो नॉर्थ में ही रह गए। सो देर इज नो ट्रुथ इन दैट लेमुरिया थ्योरी। और आज की डेट में AASI, ANSI, ये आप देखोगे कि सभी पॉपुलेशन में मिक्स्ड है। साउथ की कोई ऐसी ट्राइब जो कि बहुत ही आइसोलेटेड हो, उसके अंदर भी आपको एंशियंट एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियंस का कुछ परसेंटेज मिलेगा। और नॉर्थ की, जो आप कश्मीर के भी ले लो या कहीं के भी कोई भी लोग ले लो, किसी भी कास्ट के लोग ले लो, ब्राह्मण ले लो, क्षत्रिय ले लो, उनके अंदर भी एंशियंट साउथ इंडियंस का कुछ परसेंटेज जेनेटिक मटेरियल मिलता है। सो वो एडमिक्सचर हो चुका है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। खैर, अब ये जो इसकी पॉलिटिक्स थी, सारी द्रविडियन पॉलिटिक्स, इसकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत हुई जस्टिस पार्टी से। 1910s में एक पार्टी बनाई गई, उसको उन्होंने बोला लिबरल फेडरेशन, वो मद्रास की लिबरल फेडरेशन, बट उसको आम भाषा में बोला जाता है जस्टिस पार्टी। इसके जो लीडर्स थे वो मद्रास स्टेट के जमींदार थे। ये ध्यान में रखना कि मद्रास स्टेट में उस समय तमिलनाडु भी था, आंध्र प्रदेश भी था, और कुछ पोर्शंस केरला के भी उसमें आते थे, ठीक है, और कर्नाटका के कुछ पोर्शंस उसमें थे। तो इन सभी जगहों पे जो जमींदार लोग थे, जिनके पास में लैंड थी, लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स थे जो कि नॉन ब्राह्मण्स थे, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, उसका नाम रखा जस्टिस पार्टी। चेट्टी, नायर, मुदलियार वगैरह इसके बड़े बड़े लीडर्स थे। अच्छा, इनके कुछ ब्राह्मण्स के अगेंस्ट में ग्रीवांसेस थे। पहली चीज, इन्हें ये लगता था कि ब्राह्मण्स का रिप्रेजेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा है, जो कि सच बात थी, ब्राह्मण्स का रिप्रेजेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा था। दे हैड अ नोशन दिस इज बिकॉज ब्राह्मण्स ने कुछ कॉन्स्पिरेसी करके अंग्रेजों के साथ में मिलके ऐसा कर लिया है। द ट्रूथ वॉज, ऐसा कुछ नहीं था। ब्राह्मण्स ने इंग्लिश एजुकेशन की ओर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया था। देखो, एजुकेशन सभी को मिल रही थी। 1820s में जो वहां का गवर्नर था मुनरो, मुनरो की रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि पूरे मद्रास में थाउजेंड्स, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स, स्टूडेंट्स वर स्टडीइंग, पाठशालाओं में पढ़ रहे थे, जिसमें मेजॉरिटी 70-80% की मेजॉरिटी शूद्र वर्ण से आते थे, यानी वो ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय नहीं थे और वैश्य नहीं थे। तो ब्राह्मण क्षत्रिय भी पढ़ रहे थे, सभी लोग पढ़ रहे थे। लेकिन जब इंग्लिश एजुकेशन शुरू हुई, किसके बाद में हमने पढ़ रखा है, मैकाले मिनट, और मैकाले मिनट के बाद में 1854 में जब डिस्पैच आया, चार्ल्स वुड का डिस्पैच, यानी वो वुड्स डिस्पैच जिसको बोलते हैं, तो बहुत सारे स्कूल्स खोले गए और उन स्कूल्स में इनरोल किया ब्राह्मण्स ने और इंग्लिश एजुकेशन ली। नेचुरली बाई 1870s 1880s बहुत सारे ब्राह्मण्स ऐसे हुए जो कि छोटी छोटी पोस्ट पे पहुंच गए। उसकी अगली जनरेशन में वो कुछ बड़ी पोस्ट पे भी पहुंच गए, बड़े लॉयर्स हो गए। दे बिकेम पार्ट ऑफ ICS, दे बिकेम पार्ट ऑफ जुडिशियरी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उससे जो वहां की लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी, जो वहां के जमींदार थे, उनको लगा कि हम पीछे रह गए हैं, और उन्होंने एक पार्टी बनाई, जस्टिस पार्टी, जिसका प्लान ही था कि यहां पे नॉन ब्राह्मण्स को हम लोग रिप्रेजेंटेशन देंगे। 1919 में इलेक्शन होते हैं, सॉरी 1919 में एक रिफॉर्म आता है जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। उन रिफॉर्म्स में ये कहा गया कि हर 3 साल में इंडिया में इलेक्शंस होंगे और जिसकी मेजोरिटी होगी उसकी सरकार बनेगी। यानी पहली बार प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनने शुरू हुई, चीफ मिनिस्टर या प्रीमियर बनने शुरू हुए 1920 के इलेक्शन से। 1920 में मद्रास में इलेक्शन हुए, जस्टिस पार्टी जीत गई, सरकार बनाई। 23 में दोबारा इलेक्शन हुए, दोबारा जीत गई। 26 में वो स्वराज पार्टी से हार गई, और यही चलता रहा। 1937 तक जस्टिस पार्टी किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट में रही, एक्सेप्ट 3 इयर्स, 26 से 29 तक वो गवर्नमेंट में नहीं रही। उसके बाद वो हार भी गई, तो स्वराज पार्टी ने गवर्नमेंट नहीं बनाई या कांग्रेस ने गवर्नमेंट नहीं बनाई। जस्टिस पार्टी बिकेम
उन्होंने बना ली, जिसे कहते हैं माइनॉरिटी गवर्नमेंट, माइनॉरिटी में होते हुए भी सरकार बना ली। और उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए, ऐसा नहीं कि सारे काम गलत ही किए, और ऐसा भी नहीं है कि द्रविडियन पॉलिटिक्स में सब कुछ गलत ही हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, कम्युनल जीओज ऑफ 1921, पहली बार यह कहा गया कि नॉन ब्राह्मण्स को रिजर्वेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट की जॉब्स में। ये स्टार्ट हुआ, और साथ साथ में गवर्नमेंट कॉलेजेस में जहां पे एमबीबीएस की सीट्स हैं या इंजीनियरिंग की सीट्स हैं, ये शुरू हुआ 1921 के कम्युनल जीओस से। अच्छा था बुरा था, बट अगर आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रैक्टिस है तो हमारी तरफ से वी कंसिडर इट अ गुड स्टेप। ब्रॉट टेम्पल्स अंडर गवर्नमेंट मैनेजमेंट, आज भी गवर्नमेंट मैनेजमेंट में है, तो उस समय से इन्होंने टेम्पल्स को गवर्नमेंट मैनेजमेंट में लेना शुरू किया। विमेन के लिए बहुत सारे काम किए, विमेन लेजिस्लेटर्स इन पहली बार मद्रास में चुन करके आई, तो ये सारे जस्टिस पार्टी के अच्छे काम भी थे। 1937 के इलेक्शंस हुए, कांग्रेस वाज द अदर पार्टी, इट वाज वेरी पॉपुलर बिकॉज बहुत सारे इस बीच एजिटेशंस हुए थे। और 1930s में आपको पता है कि 1930 से 34 तक देयर वाज अ वेरी बिग एजिटेशन कॉल्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो कांग्रेस कांग्रेस बहुत पावरफुल हो चुकी थी। इनफैक्ट 1934 के इलेक्शंस में कांग्रेस वॉज द लार्जेस्ट पार्टी, उन्होंने सरकार नहीं बनाई थी, एक अलग बात है। 37 में सिचुएशन बदल चुकी थी। 35 में एक नया एक्ट आया जिसका नाम हम जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 70% कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आज का भी वहीं से है, और उसमें एक मेन बात थी, वो थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो कांग्रेस ने इसको हाथों हाथ लिया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के नाम पे सरकार बनाई, सीएम बने राजाजी। राजाजी यानी चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, हु वाज आल्सो द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, आजादी के बाद बने थे। उस समय पे कांग्रेस की एक पॉलिसी थी, और वो थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाएंगे। और इस पॉलिसी के पीछे एक रीजन था, वो रीजन ये था कि महात्मा गांधी को हिंदी प्रचार प्रसार से बड़ा प्रेम था, और उन्हें लगता था कि देयर शुड बी वन लैंग्वेज इन वन कंट्री, और कांग्रेस इन जनरल सारा काम हिंदी में करती थी। तो चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी ने यही किया, उन्होंने हिंदी को कंपलसरी कर दिया 1937 के बाद मद्रास स्टेट में, और प्रोटेस्ट होने शुरू हुए हिंदी के अगेंस्ट में। दिस वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ कांग्रेस। मद्रास में, तमिलनाडु में स्पेशली, हिंदी, एंटी हिंदी जो फीलिंग है उसकी हिस्ट्री 1937 से है, और बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने उसको पूरी तरीके से ही शुरू से ही रिजेक्ट कर दिया। दे ट्राइड टू लर्न हिंदी, उन्होंने हिंदी लर्न करने के लिए ट्राई किया, नहीं कर पाए। उनके ऊपर इम्पोज नहीं करना चाहिए था कि भाई ठीक है आराम से सीख लेना 50 साल में, 100 साल में। और अभी यही तो पॉलिसी है कि आराम से जब मर्जी मिले तब सीखो, 100 साल में सीखो या 200 साल में सीखो, वी डोंट केयर, आराम से सीखो। तो उस समय पे इम्पोज किया गया, प्रोटेस्ट हुए, और उस प्रोटेस्ट में एक बड़ा लीडर निकल करके सामने आए, और उनका नाम था ईवीआर नायकर, ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको उनके फॉलोअर्स पेरियार यानी ग्रेट लीडर के नाम से भी जानते हैं। अब ईवीआर नायकर का जन्म हुआ था इरोड नाम की जगह पे। ईवीआर में एक्चुअली जो ई है उसका मतलब इरोड ही है, तो ईवी रामास्वामी नायकर उनका नाम था। जमींदार फैमिली, वेरी रिच फैमिली, 1879 में उनका बर्थ हुआ था। और इनिशियली ही वॉज अ कांग्रेस सपोर्टर, सो मच सो कि वो 1919 के बाद से जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इनफैक्ट कांग्रेस ने जब कहा कि हिंदी को पॉपुलराइज करना चाहिए, तो उन्होंने कहा मेरे घर से शुरू करो। अपना घर उन्होंने दे दिया कि मेरे घर में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार समिति का पहला ऑफिस ईवी रामास्वामी नायकर के घर में बना, और वहां से मद्रास प्रांत में हिंदी प्रचार का काम शुरू हुआ। और वहां से लेकर के बाद तक आप देखोगे कैसा ट्रांसफॉर्मेशन आता है, एंड देयर वाज ओनली वन रीजन। ईवी रामास्वामी नायकर तो कॉल्ड शूद्रा कास्ट से थे, ठीक है, शूद्र वर्ण से थे। तो वो कई बार जब टेम्पल्स में आए, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने जो अपने लिखा है कि वो वाराणसी के टेम्पल में आए, तो वहां पे उनको ब्राह्मणों के साथ में भोजन नहीं करने दिया गया। तो उनको बहुत बुरा लगा कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और उन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। इनफैक्ट ही पार्टिसिपेटेड इन द फेमस वैकोम सत्याग्रह। 1924-25 में वैकोम सत्याग्रह हुआ था, तो उसमें के कलप्पण के साथ साथ में ईवी रामास्वामी नायकर ने भी पार्टिसिपेट किया था। 1925 में कांग्रेस से उनकी तनातनी हो गई इसी बात पे, क्योंकि वो चाहते थे सोशल रिफॉर्म, और कांग्रेस उस समय पे फोकस कर रही थी पॉलिटिकल इश्यूज पे।
तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कांग्रेस छोड़ के जाता हूं, और उन्होंने एक मूवमेंट फाउंड किया उस समय पे जिसको बोलते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। याद कर लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट क्या था? पहली चीज जो उसकी बेसिक थ्योरी थी, नहीं होनी चाहिए तो उसमें कास्ट की इनइक्वालिटी भी होगी। तो उस समय पे हिंदुइज्म में कास्ट इनइक्वालिटी बहुत ही ज्यादा थी, और उसके अगेंस्ट में वो नेचुरली हो गए। इसी तरीके से उन्होंने जेंडर इनइक्वालिटी के अगेंस्ट में भी काम किया। अब धीरे धीरे ये जो एक पॉजिटिव मैसेज था, इसने एक दूसरा डिमेंशन ले लिया, एंड इट बिकेम एंटी ब्राह्मण एंड एंटी हिंदू। जब आप कास्ट इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो आप नेचुरली ये कहते हैं कि भाई कास्ट इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, यानी बाई बर्थ किसी में कोई डिफेक्ट नहीं होता। बाई बर्थ हर कोई एक अच्छे स्वभाव का, गुड नेचर का, संत स्वभाव का व्यक्ति होता है। एंड इट इज द सोशल कंडीशनिंग एंड द सिस्टम ऑफ द सोसाइटी which makes somebody a bigot in the name of caste or religion or something like that। तो यहां पर भी ये बात सही थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना प्लैंक कर दिया एंटी ब्राह्मण, कि ब्राह्मण बर्थ से ही ऐसे होते हैं। एंड दिस इज टुडे, आज भी द्रविडियन पॉलिटिक्स में यही थ्योरी प्रचलित है। एंड दिस इज द रीजन आप देखोगे कि द्रविडियन मूवमेंट इज सो एंटी ब्राह्मण। इट स्टार्ट्स विद, जैसा मैंने बोला 9800 ईयर्स से चल रहा है। इट स्टार्ट्स विद ईवीआर रामास्वामी नायकर, एंड सब्सिक्वेंटली इट बिकेम ऑल्सो एंटी हिंदू। उन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिजेस चालू करी। उन्होंने कहा हम मैरिजेस ऐसी करेंगे जिसमें ब्राह्मण्स की जरूरत ही ना हो, प्रीस्ट की जरूरत ना हो। बहुत कम ऐसी मैरिजेस होती हैं, लेकिन तमिलनाडु में आज भी ये लीगल सैंक्शन इस तरह की मैरिजेस को है कि आप जाइए, माला एक्सचेंज कीजिए और हो गई आपकी शादी, आप घर जा सकते हो। धीरे धीरे इनके जो एंटी हिंदू आइडियाज थे और एंटी हिंदू कार्य थे, जिनके बारे में थोड़ी देर में मैं बताऊंगा, उसकी वजह से बहुत सारे इनके सपोर्टर इनसे दूर हो गए, क्योंकि अभी भी हिंदुइज्म में लोगों का बहुत विश्वास था, और एंटी ब्राह्मण जो पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा था, सब लोग उसमें विश्वास नहीं करते थे। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट इट केम इनटू डिक्लाइन। लेकिन लेकिन जो ये एंटी ब्राह्मण ट्रेंड था, ये सॉलिडिफाई हो गया और आज भी द्रविडियन पॉलिटिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बना हुआ है। खैर, हम दोबारा आते हैं कहानी पे। 1937 के बाद ईवी रामास्वामी नायकर ही बिकेम द लीडर ऑफ जस्टिस पार्टी, और 1944 में उस पार्टी को उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया एक नई बॉडी में, जिसका नाम उन्होंने रखा द्रविडार कड़गम। कड़गम, कसगम, कशगम, कैसे भी कह लो, हम लोग प्रोनाउंस नहीं कर सकते। इट्स अ तमिल वर्ड एंड दे हैव अ वेरी स्पेशल, अ डिफरेंट कैरेक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर साउंड। एनीवेज, ही अपोज्ड इंडियाज इंडिपेंडेंस। मैं 1944 की बात कर रहा हूं। 44, 45, 46, 47 में उन्होंने ये बोला कि हिंदू राज आ जाएगा और हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हम इंडिपेंडेंट हो। और उन्होंने एक डिमांड उठाई द्रविड़ नाडु की, और द्रविड़ नाडु की डिमांड 1960s तक डीके उठाती रही। इनफैक्ट इन 1946-47 ही बार्गेन्ड विद जिन्ना, so that Jinnah can support his demand for Dravid Kadgam and he can support the demand for Pakistan। Fortunately, जिन्ना को भी ये समझ में नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अंबेडकर से उन्होंने बात करी, तो अंबेडकर ने बोला कि दिस इज नॉट पॉसिबल एंड वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट इट। उसी समय पे एक दूसरे लीडर द्रविडार कड़गम में डीके में बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, और उनका नाम था CN अन्नादुरई। 1949 में देयर वाज अ वेरी बिग इंसिडेंट, जिसकी वजह से डीके में फूट पड़ गई, डीके स्प्लिट हुआ। क्या, ईवी रामास्वामी नायकर वाज 70 इयर्स ओल्ड, और उनकी एक मुंह बोली बेटी थी, अडॉप्टेड डॉटर थी, और उन्होंने, एंड शी वाज लाइक 32 इयर्स ओल्ड, और उन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज अपनी ही अडॉप्टेड डॉटर से कर ली। तो 70 ईयर ओल्ड पर्सन, उनके हाथ में यूरिन बैग वगैरह सब कुछ था, फोटो में आपको दिख रहा है। उनकी शादी हो रखी है एक 32 ईयर ओल्ड लेडी से। आई मीन, ही लिव्ड फॉर 90 years, but still Tamils were orthodox, and Tamils even today are very orthodox, at least socially. I am saying without Brahmins also they are orthodox. So they did not accept it, और EVR की मैरिज के कारण डीके टूट गई और एक नई पार्टी बनी, जिसका नाम बना DMK, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ठीक है, दिस वाज 1949। 1950 में इंडिया ने एक
कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया और उस कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात लिखी हुई थी कि 15 साल में हिंदी विल बिकम द नेशनल लैंग्वेज और द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। आज 15 साल बाद यानी 1965 के बाद से देयर विल नॉट बी एनी यूज ऑफ इंग्लिश इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन। 1963-64 आते आते मद्रास में दंगे शुरू हो गए। नेचुरली कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने उसको सप्रेस भी किया। 1960s के इन राइट्स की वजह से डीएमके बिकेम वेरी पॉपुलर अगेन एंटी हिंदी प्लेटफॉर्म पे, और 1967 के इलेक्शंस हुए। 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन था, 1967 के इलेक्शन हुए और कांग्रेस की सरकार वहां हार गई। न्यू गवर्नमेंट केम इन, दैट इज द डीएमके गवर्नमेंट। 1967 के बाद से आज तक कोई दूसरी पार्टी की वहां सरकार ही नहीं बनी, द्रविडियन पॉलिटिक्स ही चल रही है। ठीक है, इस गवर्नमेंट में सीएम बने CN अन्नादुरई एंड टिल 1969 ही वाज द सीएम। इसी समय पे धीरे धीरे तमिल सिनेमा को यूज करना चालू किया डीएमके ने अपनी पॉलिटिक्स के लिए। और आज भी आप देखोगे डीएमके हो या बाकी कोई भी पार्टी हो, तमिलनाडु में पॉलिटिक्स के लिए सिनेमा से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट स्टालिन, उदयनिधि वगैरह इन सब की भी सिनेमा पे अच्छी पकड़ है, इनके अपने प्रोडक्शन हाउसेज हैं, इनके अपने मीडिया हाउसेज हैं और इसके थ्रू ही ये अपनी आइडियोलॉजी जो है वो फैलाते हैं। तो करुणानिधि ही बिकेम सीएम इन 1969। ही वाज वेरी सक्सेसफुल राइटर इन तमिल सिनेमा। कलेगनार बोलते हैं, कलेगनार मतलब कलाकार, वो स्क्रिप्ट राइटर थे। MG रामचंद्रन उस समय पे एक बहुत पॉपुलर सिने स्टार थे और वो भी डीएमके के पॉपुलर लीडर हो गए। उन्होंने 1972 में एक नई पार्टी बना ली, इसका नाम रखा अन्ना डीएमके, अन्नादुरई के नाम पे, CN अन्नादुरई के नाम पे। दैट फॉर्म्ड इन 1972। और उन्होंने बोला कि देखो मैं अन्ना के प्रिंसिपल्स पे चलूंगा, और अन्ना वाज नॉट एंटी हिंदू, अन्ना वाज नॉट एंटी ब्राह्मण। और ADMK 1977 में इलेक्शंस जीती और 1987 तक MG रामचंद्रन वाज द सीएम। आप देखेंगे उनके बाद से इस पार्टी की बागडोर संभाल ली जयललिता ने, उनकी वाइफ जानकी रामचंद्रन ने, बोथ ऑफ देम वर ब्राह्मण्स। तो वहां पे धीरे धीरे दो ट्रेंड तमिल पॉलिटिक्स में निकल करके आते हैं। वन इज एंटी ब्राह्मण, एंटी सनातन धर्म, एंटी हिंदू। सेकेंड इज स्टिल तमिल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे बेस्ड बट सॉर्ट ऑफ सिंपैथेटिक टू और न्यूट्रल टू हिंदू धर्म एंड ब्राह्मणिज्म। तो अभी का जो आइडिया है इट इज अ मच रिपीटेड आइडिया। एंटी सनातन धर्म जो स्टांस है वो डीके के टाइम से, यानी जो ईवी रामास्वामी नायकर है उसके टाइम से। आप देखिए ये ट्वीट है पी चिदम्बरम का, और वो क्या कहते हैं कि पेरियारिज्म को खत्म करने के लिए जो बीजेपी ट्राई कर रही है वो कभी नहीं होगा। इनफैक्ट हम सनातन धर्म नाम के जहर को तमिलनाडु से उखाड़ देंगे। दिस इज इन 1921, दिस इज एन ओल्ड आइडिया। ठीक है, एंटी ब्राह्मण स्पीचेस वो बहुत पहले से दे रहे हैं, और ये सिर्फ एक रीजन है टू कंसोलिडेट द वोट बैंक। ब्राह्मण्स के पास में वहां पे कोई पावर नहीं है। देयर इज नॉट अ सिंगल ब्राह्मण MLA और MP इन तमिलनाडु। वहां के अधिकतर जो ऑफिसर्स हैं वो भी ब्राह्मण्स नहीं है, बट स्टिल ब्राह्मण्स एक तरीके से वहां पे एक बोगी मैन है, लाइक ज्यूज इन जर्मनी। तो उनको बोल दिया जाता है कि सब ब्राह्मण यहाँ कब्जा कर लेंगे। तो पॉपुलिज्म फ्रॉम डीएमके और ADMK दोनों तरफ से हो रहा है। ADMK इज नॉट एंटी ब्राह्मण एंटी हिंदू, डीएमके इज एंटी ब्राह्मण एंड एंटी हिंदू। तो ये चल रहा है। फिर भी जो कॉमन चीजें हैं, तमिल आइडेंटिटी, तमिलनाडु पीपल टेक इट वेरी सीरियसली कि उनकी तमिल आइडेंटिटी, तमिल लैंग्वेज, और उस पे वो जो गलत बातें हैं उस पर भी विश्वास कर लेते हैं। और इसीलिए बार बार जो PM मोदी हैं कई सारी बातें बोलते रहते हैं। आपको सुनाई देगा कि तिरुक्कुरल के बहुत सारे जो पोएटिक कंपोजिशंस हैं वो पार्लियामेंट से लेकर के विदेशों में बोलते रहते हैं। ही रिपीट्स अगेन एंड अगेन दैट तमिल इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, विच इज अनट्रू, झूठ है। एग्जाम में कभी गलती से भी मत लिख देना, बट PM साहब बोलते हैं क्योंकि वहां की पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है। तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या हुए? ब्राह्मण्स मार्जिनलाइज्ड, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स में ब्राह्मण इन्फ्लुएंस वहां पे खत्म है, कुछ भी नहीं है। उनके जेनोसाइड की भी बात की गई। इनफैक्ट EV रामास्वामी नायकर से लेकर आज तक जो ये सनातन धर्म इरेडिकेशन की बात है, बेसिकली इट इज अबाउट, इट इज अगेंस्ट ब्राह्मण्स, कि ब्राह्मण्स जेनोसाइड, और जेनोसाइड में लाइटली नहीं बोल रहा, जेनोसाइड मतलब फिजिकली किलिंग देम। There have been riots and there have been calls for genocide in Tamil Nadu of Brahmins. रामास्वामी नायकर ने खुद किया था।
तो बहुत सारे जो तमिल ब्राह्मण थे उन्होंने स्टेट छोड़ दिया, विदेश चले गए, वहां पे वो अपनी अपनी जगहों पे सक्सेसफुल है, और दे सेटल्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। स्टिल वो अभी बस पॉलिटिकल स्पीच में ही पावरफुल रह गए हैं, तमिलनाडु में उनकी कोई पावर अभी है नहीं। बहुत सारे फॉल्स सुप्रीमेसिस्ट आइडियाज हैं तमिल्स के दिमाग में, जो कि इसका एक और सोशल इंप्लीकेशन है। जैसे तमिल इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, पहले ही आपको बताया, वैसे ही कि नाइकर को यूनेस्को ने कोई अवार्ड दिया था कि ये ग्रेट लीडर है, ऐसा कोई अवार्ड था नहीं, ये झूठ पिछले 40 साल से चल रहा है और तमिलनाडु में लोग इस पर विश्वास भी करते हैं। कुछ बेनिफिट हुआ, आप अगर इंडिकेटर्स देखोगे तमिलनाडु के, नेचुरली बाकी स्टेट्स से कुछ बेटर इंडिकेटर्स हैं। उसका रीजन है कि तमिलनाडु पहले से ही काफी समृद्ध था, इट्स अ कोस्टल स्टेट, तो ट्रेड वहां पे पहले से ही ज्यादा रहा है। फिर भी आप देखेंगे कास्ट ऑर्थोडॉक्सी, तमिलनाडु इज वन ऑफ द मोस्ट कास्ट ऑर्थोडॉक्स प्लेसेस, स्टेट्स इन द कंट्री, लीस्ट इंटरकास्ट मैरिजेस इन द कंट्री, और वहां पे कास्ट के बेसिस पे पार्टीज बनी हुई हैं। कास्ट वायलेंस होती है, शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट में बहुत वायलेंस होती है, जो वहां की डोमिनेंट लैंडेड जमींदार कास्ट होती है वो करती है वहां पे वायलेंस, आज भी होती है। और अगर शादी हो जाए तो ऑनर किलिंग भी तमिलनाडु में होती है। इनफैक्ट टीवी रामास्वामी नायकर, व्हेन ही मेड अ स्टेटमेंट, उससे पूछा गया कि भाई ये आजकल कपड़े की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, तो उन्होंने कहा दिस इज बिकॉज द SC एंड ST वुमेन हैव स्टार्टेड वेयरिंग ब्लाउजेस, अगर वो ब्लाउज नहीं पहनेंगे तो कपड़े की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। ठीक है, तो उनकी कुछ अपनी कास्ट को लेकर के एक अच्छी फीलिंग थी, लेकिन बाकी कास्ट के लिए जो नेगेटिविटी थी, दैट इज नॉट समथिंग टू बी अप्रिशिएटेड। तो दिस इज एन ओल्ड बेगोट्री। मैंने EV रामास्वामी नायकर ने अपने समय में हिंदू डीटीज को चप्पल के साथ परेड कराई थी। उन्होंने एक रामायण पे किताब लिखी राम को गालियां देते हुए। उन्होंने कॉन्फ्रेंसेस चलाई जो आज तक चल रही हैं सनातन धर्म इराडिकेशन के लिए, और मॉडर्न पीरियड में ऐसी बिगोट्री के लिए, ऐसे कट्टरवाद के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इफ यू वांट टू बिल्ड अ पॉजिटिव सोसाइटी, अ गुड सोसाइटी, you cannot be negative, you cannot judge people on the basis of their caste or religion or name or region or the language they speak, etc. इनफैक्ट नेहरू ने 1950s में यही सब देख करके रामास्वामी नायकर के लिए बोला था कि दैट पर्सन डज नॉट बिलोंग इन पॉलिटिक्स, दैट पर्सन बिलोंग्स इन अ मेंटल असाइलम। एंड टुडे वी नीड टू रीवैल्यूएट, हमें दोबारा पुनर्परीक्षण करने की जरूरत है कि रामास्वामी नायकर को हमें ग्रेट लीडर बनाना चाहिए, आइडियल लीडर बनाना चाहिए या नहीं। इट इज ट्रू कि उन्होंने शुरुआत में नेशनल मूवमेंट में योगदान दिया था, हिज कंट्रीब्यूशन इज देयर, बट इवन एट दैट टाइम जिन्ना's contribution is also there. Jinnah was a patriot as late as 1937. 1919 में he was fighting cases for this Lokmanya Tilak, and he was called an ambassador of Hindu Muslim unity. So we have to see it in that context and do whatever is necessary for social and national harmony. Thank you.